नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आपके साथ मैं हर्षा शर्मा। एक गोलीकांड ने 14 अप्रैल को पूरे देश में सनसनी फैला दी थी। बॉलीवुड के दबंग खान सलमान खान के घर के बाहर राउंड फायरिंग की खबर ने महाराष्ट्र का सिस्टम हिला दिया। हर कोई यही चर्चा कर रहा था कि सलमान खान को आखिर कौन टारगेट कर रहा है। तो इसी गोलीकांड पर देर रात बहुत बड़ी खबर भी सामने आई है। मुंबई में सलमान के गैलेक्सी अपार्टमेंट पर फायरिंग करने वाले दोनों शूटर गिरफ्तार हो गए हैं। मुंबई की क्राइम ब्रांच ने दोनों शूटर्स को गुजरात के भुज से धर दबोचा है। ऐसे में सलमान के घर पर 4 से 5 राउंड फायरिंग की थी। गोलीबारी के बाद दोनों शूटर फिलहाल फरार हो गए थे, लेकिन अब उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों से ही लगातार पूछताछ जारी है और साथ ही आपको बताया कि क्राइम ब्रांच ने इन दोनों शूटर्स को गुजरात के भुज से ही गिरफ्तार किया है। वहीं सलमान खान के घर के बाहर गोली चलने से हड़कंप मच गया था। सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर 14 अप्रैल तड़के करीब 5 बजे 2 बाइक सवारों ने 4 से 5 राउंड फायरिंग की। अंधेरे का फायदा उठाकर हमलावर वहां से फरार हो चले थे और जिस वक्त ये फायरिंग हुई उस वक्त सलमान अपने घर में ही थे। इस घटना के बाद महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने सलमान खान से फोन पर बातचीत की थी और सलमान की सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए भी कहा गया था। ऐसे में सलमान के घर पर फायरिंग करने वाले दोनों आरोपियों के नाम का भी पता चल गया है। एक आरोपी का नाम विकी गुप्ता बताया जा रहा है और दूसरे आरोपी का नाम है सुनील पाल। ऐसे में दोनों आरोपी मुंबई से भागकर गुजरात के भुज पहुंच गए थे, लेकिन दोनों आरोपियों से पूछताछ लगातार जारी है क्योंकि मुंबई की क्राइम ब्रांच ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और लगातार उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं इस फायरिंग को लेकर। तो दोनों ही आरोपी फिलहाल पुलिस की गिरफ्तारी में पूछताछ उनसे की जा रही है। गुजरात के भुज भागकर पहुंच गए थे, लेकिन दोनों ही आरोपी को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एक का नाम विकी गुप्ता बताया जा रहा है और वहीं दूसरे का नाम सुनील पाल। आपको बताएं कि सलमान के घर पर फायरिंग करने वाले यही 2 आरोपी थे और फिलहाल इनके नामों का पता लग गया है, लेकिन इनसे अभी लगातार और भी पूछताछ जारी है और भी सवाल पूछे जा रहे हैं। किसका हाथ इसके पीछे और कितने समय से ये रेकी चल रही थी, ये तमाम सवाल इन दोनों से ही पूछे जा रहे हैं। एक का नाम विकी गुप्ता, दूसरे का नाम सुनील पाल बताया जा रहा है। तो दोनों ही आरोपी मुंबई से भागकर गुजरात के भुज चले गए थे, लेकिन क्राइम ब्रांच की टीम ने दोनों को धर दबोचा है और लगातार इनसे पूछताछ जारी है। सवालों के घेरे में है फिलहाल और लगातार इनसे पूछने की कोशिश की जा रही है कि आखिर इनका सरगना कौन था, कब से ये पूरी प्लानिंग चल रही थी। हमारे संवाददाता सूरज ओझा हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। सूरज, 2 आरोपी पकड़े गए हैं, इनके नामों का पता लग गया है, सवाल इनसे पूछे जा रहे हैं तमाम। ऐसे में कौन इनका सरगना है और कब से ये प्लानिंग चल रही थी, रेकी की जा रही थी, क्या कुछ इसको लेकर अपडेट मिल पाया है या क्या कुछ इन्होंने कबूला अभी तक? देखिए, जो ये दोनों आरोपी हैं ये बिश्नोई गैंग से ही हैं, जो क्राइम ब्रांच के सूत्र बता रहे हैं। ये दोनों आरोपी बिहार से हैं। बिहार के चंपारण में रहने वाले लोग हैं और बताया जाता है कि फरवरी के महीने में ये पहली बार मुंबई सेंट्रल आए। वहाँ पर इन्होंने एक होटल में रूम लिया, भाड़े पर वो होटल रूम बुक किया। वहाँ पर फ्रेश होने के बाद ये बैंड्रा आके गैलेक्सी अपार्टमेंट और उसके आसपास की जगह की रेकी की। वापस से होटल गए, लेकिन ज्यादा खर्चा हो जाता है, इस वजह से इन्होंने पनवेल में एक सस्ता फ्लैट देखा और वो रेंट पे ले लिया। जिसके बाद ये लोग फरवरी के महीने में ही पनवेल चले गए। पनवेल जाने के बाद ये लोग वहीं रहने लगे। ये लोग घर से बाहर भी नहीं निकलते थे ज्यादातर। रेकी करने के बाद अगर कुछ फूड लाना है, खाने पीने की चीज लानी है, इसकी वजह से बाहर जाते थे। बाकी आसपास के लोगों से भी कांटेक्ट में नहीं रहते थे। तो इस तरह से ये लोग पूरी प्लानिंग करके रखी थी। अब इसमें ये देखा जा रहा है कि इनके पास पैसे कहाँ से आए, पैसे किसने दिए, लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कैसे कनेक्टेड थे। तो तमाम चीजें हैं जिस बात का खुलासा अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन ये काफी गंभीर बात है कि कैसे दूसरे राज्य से आकर यहाँ पर होटल में रूम बुक करके पहले सलमान खान के घर की रेकी करना, गैलेक्सी अपार्टमेंट के आसपास की जगह देखना, मॉनिटर करना। बिल्कुल सूरज, ये अपने आप एक चौंकाने वाली बात है किस तरीके से पूरी सोची समझी साजिश के तहत यहाँ पर इस फायरिंग को
अंजाम दिया गया। आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे और जानकारी लेंगे। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर बता दें, सलमान के जानी दुश्मनों पर यह बड़ा खुलासा हुआ है। गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी मुंबई से सटे पनवेल इलाके की एक सोसाइटी में रह रहे थे। पिछले 1 महीने से किराए के घर में रह रहे थे ये दोनों आरोपियों ने सलमान खान के घर की रेकी की। रेकी के बाद शूटर्स ने सलमान खान के घर के बाहर ये फायरिंग को अंजाम दिया। तो ये 2 आरोपी जो फिलहाल क्राइम ब्रांच की टीम ने पकड़ लिए हैं और उनसे लगातार पूछताछ जारी है। पूरी सोची समझी साजिश के तहत इस फायरिंग को अंजाम दिया गया। हम आपको तस्वीरों के जरिए सलमान के घर के बाहर हुए गोलीकांड की टाइमलाइन भी दिखा देते हैं। तो 14 अप्रैल की सुबह 5 बजे दोनों हमलावर आए, सलमान के घर पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। दोनों शूटर बाइक से आए थे और सीसीटीवी कैमरे में गोली चलाते हुए कैद भी हुए हैं। फायरिंग के बाद आरोपी फरार हो गए। गुजरात के भुज से इन दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, लेकिन अब दोनों ही आरोपियों से पुलिस लगातार पूछताछ भी कर रही है। तो ऐसे में सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के सामने फायरिंग करके फरार हुए शूटर्स की तलाश में मुंबई पुलिस की 15 टीमें लगी हुई थी। जिस बाइक से शूटर्स आए हुए थे उसी से बरामद कर लिया गया था। और हम आपको बताते हैं आखिर आरोपियों के फरार होने का रूट क्या कुछ था। पूरा रूट हम आपको समझाएंगे किस तरीके से इन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। देखिए, फायरिंग के बाद बांद्रा रेलवे स्टेशन गए, तो इस तरीके से हम आपको पूरा रूट समझा रहे हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 1 से इन्होंने ट्रेन पकड़ी थी। कैसे ये फरार हुए, ये पूरी टाइमलाइन हम आपको समझाएंगे। सुबह 5:08 पर बोरीवली जाने वाली लोकल इन्होंने पकड़ी और सुबह 5:13 पर सांता क्रूज स्टेशन पर ये लोग उतरे हैं। उसके बाद सांता क्रूज स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर ये उतरे। उसके बाद स्टेशन से वकोला की तरफ वहां से बाहर निकले और स्टेशन के बाहर से ऑटो को पकड़ा। ऑटो रिक्शा वहां से पकड़ा था, लेकिन उसके बाद क्या कुछ हुआ, क्या कुछ रूट पकड़ा, वो हम सूरज से पूछेंगे। सूरज, हमने टाइमलाइन सभी को समझाई, हमने बताया क्या क्या रूट उन्होंने फॉलो किया और आपने बताया कि रेकी लगातार 1 महीने से कर रहे थे। क्या कुछ और अपडेट इस पर? जी बिल्कुल, देखिए ये जो आरोपी थे इनकी लास्ट लोकेशन विले पार्ले में आकर ही पुलिस को मिल नहीं रही थी। लेकिन जब जांच की गई तो जांच में ऐसा पता चला कि ये आरोपी वापस से रेलवे स्टेशन की तरफ आए। इन्होंने कोई मेल ट्रेन पकड़ी। मेल ट्रेन पकड़कर ये गुजरात की तरफ गए, लेकिन गुजरात में भी जाकर वो बीच में ही उतर गए और उसके बाद इनकी आगे की प्लानिंग भी थी। इनका ऐसा था कि ये वापस से बिहार जाना चाहते थे, लेकिन ये भी ये सोच रहे थे कि अगर बिहार वापस से गए तो पुलिस बिहार आकर इन्हें पकड़ लेगी। इसी वजह से आरोपी बिहार न जाकर उन्होंने गुजरात का रास्ता चुना। ये गुजरात में जाकर छिप गए। गुजरात में जाने के बाद गुजरात के भुज में ये छुप गए थे और आगे की इनकी प्लानिंग थी। लेकिन आगे की प्लानिंग एग्जीक्यूट करने से पहले ही मुंबई पुलिस ने उन्हें धर दबोचा। फिलहाल दोनों से पूछताछ की जा रही है और इसमें और भी कई खुलासे होंगे, उस बात की जानकारी क्राइम ब्रांच। बिल्कुल सूरज, जैसे जैसे ये बातचीत का दौर आगे चलेगा ऐसे में कई खुलासे भी सामने आएंगे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पनवेल में शूटर के घर पहुंचा एबीपी न्यूज। आरोपियों ने पनवेल से बाइक खरीदी थी, पड़ोसियों से बातचीत नहीं करते थे ये शूटर। ऐसे में पनवेल में इन्हीं शूटर के घर पर एबीपी न्यूज पहुंचा, जांच पड़ताल करने की कोशिश की। आरोपियों ने पनवेल से आपको बताया कि एक बाइक भी खरीदी थी और ये दोनों आरोपी अपने पड़ोसियों से बातचीत नहीं करते थे। सलमान खान के मुंबई के घर पर 2 आरोपियों ने फायरिंग की थी और वही 2 आरोपी पनवेल के हरिग्राम में रहते थे। मेरे पीछे जो आप अपार्टमेंट देख रहे हो, पनवेल के हरिग्राम गांव में राधा कृष्णा अपार्टमेंट है और यही इमारत में, यही बिल्डिंग में पिछले 1 महीने से ये 2 आरोपी रहने के लिए थे। आरोपियों ने यहाँ पे रहकर जो बाइक इस मामले में यूज़ की गई वही बाइक को उन्होंने पनवेल से ही खरीदा हुआ है। अगर ये हरिग्राम गांव अगर देखा जाए तो यही गांव से 10 से 15 किलोमीटर दूरी पर सलमान खान का फार्म हाउस है और सलमान खान कई बार अपने फार्म हाउस में रहने के लिए आता है। तो शायद आरोपियों ने यहाँ रहकर उसके फार्म हाउस की रेकी की हुई ऐसे पुलिस के छानबीन में सामने आ सकता है। फिलहाल इस मामले में 2 आरोपियों के हिरासत में लिया हुआ है। उसमें बाइक का ओनर और यहाँ पे वो रहते थे उस घर का ओनर, इन 2 लोगों को मुंबई पुलिस ने हिरासत में लिया हुआ है।
चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर सलमान के दुश्मन कौन कौन है, किससे सलमान की जान को खतरा है, ऐसे में कौन सी गैंग है जिससे सलमान जिनके पीछे। देखिए, लॉरेंस बिश्नोई गैंग, गोल्डी बराड़ गैंग, रोहित गोदारा गैंग, ये वो 3 गैंग हैं जो सलमान की दुश्मन साबित होती आ रही हैं लगातार। पहले भी हमने देखा किस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने कई बार ये कहा कि सलमान उनसे बचकर रहें। ऐसे में गोल्डी बराड़ गैंग, रोहित गोदारा गैंग और अभी जो हाल फिलहाल हमला हुआ, जो फायरिंग हुई, उसका यहाँ पे लॉरेंस बिश्नोई ने कहा कि उसकी पूरी जिम्मेदारी भी ली है। ऐसे में लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान में इसकी भी बात कर लेते हैं। महज 3 दिन का वक्त बचा है, एक दिन बाद यानी कि 17 अप्रैल की शाम प्रचार का शोर थम जाएगा। इसलिए सभी पार्टियों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है और पीएम मोदी आज बिहार, पश्चिम बंगाल में प्रचार करेंगे। बिहार के गया और पूर्णिया में पीएम की रैली होगी। पश्चिम बंगाल के बालूरघाट में रैली करेंगे पीएम। पश्चिम बंगाल के रायगंज में पीएम की रैली होने वाली है। वहीं आपको बताएं, प्रचार में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी। पीएम आज बिहार और बंगाल में है। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज तमिलनाडु में चुनाव प्रचार करेंगे और गृह मंत्री अमित शाह आज जम्मू, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश में रैली करने वाले हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात करें तो वो आज तमिलनाडु में रहेंगे और वहीं योगी आदित्यनाथ आज उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार करेंगे। बीजेपी के दिग्गजों के साथ ही आज कांग्रेस के दिग्गज भी धुआंधार प्रचार करने वाले हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज केरल में जनसंपर्क करेंगे। प्रियंका गांधी असम और त्रिपुरा में चुनाव प्रचार करेंगी और वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे नागालैंड और कर्नाटक में चुनाव प्रचार करने वाले हैं। वहीं बीएसपी अध्यक्ष मायावती भी आज बिजनौर में प्रचार करने वाली हैं। तो ये तमाम दिग्गज आज मैदान में उतरे हुए हैं जो कि चुनाव प्रचार के लिए। साथ ही आज दिग्गजों के नामांकन का भी दिन है। आज सियासत के कई जाने माने चेहरे 24 के रण के लिए नामांकन करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज गुना शिवपुरी लोकसभा सीट के लिए नामांकन दाखिल करने वाले हैं। वहीं नामांकन से पहले आज सिंधिया सुबह 9:30 बजे हनुमान टीकरी मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे, आशीर्वाद लेंगे और 1:45 पर सिंधिया शिवपुरी कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल करेंगे। वहीं नामांकन के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया दोपहर 2:30 बजे शिवपुरी के पोलो ग्राउंड में जनसभा करेंगे। मध्य प्रदेश में ही सियासत के दूसरे बड़े दिग्गज की भी बात कर लें, दिग्विजय सिंह आज राजगढ़ लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल करने वाले हैं। वहीं दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के नामांकन के वक्त बूथ पर वोटर्स के बीच जाने की अपील की थी और यूपी के मैनपुरी में समाजवादी पार्टी की दिग्गज डिंपल यादव आज नामांकन दाखिल करेंगी। सुबह 11 बजे डिंपल का नामांकन होगा। डिंपल के साथ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव और पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव भी मौजूद रहने वाले हैं। तो एबीपी न्यूज अब तक 2 पार्ट में 543 में से 286 सीटों का ओपिनियन पोल दिखा चुका है। ऐसे में इनमें से एनडीए को 174, इंडिया अलायंस को 112 सीट मिलने का अनुमान है। एबीपी न्यूज और सी वोटर का सर्वे देखकर लगता है कि बीजेपी एक बार फिर पिछला परफॉर्मेंस रिपीट कर सकती है या फिर उससे और भी बेहतर कर सकती है। लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर मिशन 400 पार में चुनौती भी आ सकती है। नरेंद्र मोदी के इस बार चुनावों के परिणाम 4 जून को आने वाले हैं। अब पूरा देश कह रहा है 4 जून को 400 पार। चुनाव से ठीक पहले नेता कॉन्फिडेंट हैं, मगर जनता के मन में क्या है? जमीन पर सियासी दलों की हालत कैसी है? जनता इन्हें कैसे देखती है? ये 10 साल का काम अभी तो ट्रेलर है, मुझे तो और आगे जाना है। A storm is going to come in India and this Narendra Modi is going to be ejected from the government. काफ़ी घबराहट है और ये मान के बैठे हैं कि वो हार रहे हैं। ये 400
की जो बात कर रहे हैं ये घबराहट में कर रहे हैं बात, लोगों को डिमोरलाइज करने के लिए। देश के अंदर एक ही आवाज है और वह है फिर एक बार, आने वाले दिनों में वेस्ट हो या ईस्ट हो, हम उसको विकसित राज्य बनाने का कमिटमेंट करते हैं। बयान तो एक से बढ़कर एक, लेकिन सवाल है चुनाव में किसकी बात सुनी जाएगी। बीते कई दिनों से एबीपी न्यूज आपके लिए इन्हीं सवालों के जवाब जानने की कोशिश कर रहा है। पहले कई सर्वे किए, अब एबीपी न्यूज और सी वोटर के फाइनल ओपिनियन पोल के जरिए जनता का मन टटोल रहे हैं। 2024 का फाइनल ओपिनियन पोल और सी वोटर ने असम में क्या सर्वे किया है। पूर्वोत्तर का ये राज्य है और 14 सीटें हैं असम की, तो 14 सीटों में से किसे कितनी सीटें मिलेंगी इसका जिक्र करें, लेकिन सबसे पहले आप जरा वोट प्रतिशत देख लीजिए। यहां पर एनडीए को 52% वोट शेयर जाता हुआ दिख रहा है। इंडिया गठबंधन के खाते में 36% वोट शेयर जा सकता है। AIUDF के खाते में 10% वोट शेयर जा सकता है और 2% वोट शेयर अन्य को मिल सकता है। तो ये वोट शेयर असम का इन 14 सीटों का अब ये सीट में किस तरीके से कन्वर्ट होगा ये भी आपको मैं बता देती हूं कि आखिर 14 सीटों में से किसे कितनी सीटें मिल सकती हैं। आपके सामने ये डेटा भी जल्दी से रख देते हैं। तो देखिए 14 सीटों का ये 12 सीटें एनडीए गठबंधन को मिल सकती हैं और इसमें से महज 2 सीटें इंडिया गठबंधन को। AIUDF का खाता नहीं खुलेगा, सर्वे यही कह रहा है, और ना ही किसी दूसरे के खाते में कुछ जाएगा। 12 सीटों के साथ यहां बड़ी जीत एनडीए गठबंधन असम में इन 14 सीटों में से दर्ज कर सकता है। ज्यादातर सरकारों का स्वभाव होता है वो ये मिजाज में रहते हैं हमने तो सब कुछ कर लिया, हम तो सब कुछ करते हैं। मैं नहीं मानता हूं मैंने सब कुछ कर लिया है। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा करने का प्रयास किया है, सही दिशा में जाने का प्रयास किया है। फिर भी बहुत कुछ है जो मुझे अभी भी करना है। मैं कहता हूँ जो हुआ है वो ट्रेलर है, आपको अच्छा लगा है, लेकिन मैं बहुत अधिक करना चाहता हूँ। फाइनल ओपिनियन पोल के सेकंड राउंड में स्टेट बाय स्टेट सीट और वोट शेयर की पिक्चर क्लियर हुई है। 3 दिन की सीरीज वाले ओपिनियन पोल का दूसरे दिन का लेखा जोखा कुछ इस तरह का है। देश के दिल दिल्ली का ओपिनियन पोल क्या कहता है। फाइनल ओपिनियन पोल में अब वक्त है देश की राजधानी दिल्ली का सियासी मिजाज आपको बताने का। और ये देखिए मेरे पीछे जो इस वक्त आप देख रहे हैं, दिल्ली के करोल बाग में स्थित ये हनुमान जी की 108 फीट ऊंची मूर्ति जो दिल्ली की पहचान पूरे दुनिया भर में मशहूर है। और यहीं से वो आंकड़ा देखिए आपके सामने आता हुआ, दिल्ली में किसे कितना वोट प्रतिशत सबसे पहले 58% एनडीए के खाते में जाता हुआ, 35% इंडिया गठबंधन को मिल सकता है। सर्वे ये कहता है कि 7% अन्य के खाते में भी जा सकता है। तो फाइनल ओपिनियन पोल में ये दिल्ली का वोट शेयर हमने आपको बताया। हर खबर, हर घटना के पीछे होते हैं कई सवाल और हर सवाल के साए में छुपा होता है कोई ना कोई सस्पेंस। और रोज की तरह आपको बताएंगे एक ऐसी खबर जिसका वास्ता पूरी मानवता से है। ईरान का चैलेंज, इजराइल करेगा गियर चेंज। नेतन्याहू का न्यूक्लियर हमला किस राह निकला। महायुद्ध का भय, आने वाली है परमाणु प्रलय। मोसाद का गुप्त मिशन, ईरान पर फाइनल एक्शन। ईरान ने इजराइल पर बड़ा हमला किया है। 200 किलर ड्रोन और क्रूज मिसाइल दागी हैं। इनमें से कई मिसाइलें इजराइल की सरहद में गिरी हैं। गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजती कायनात और धमाकों से थर्राती थरा। कब, कहां, कौन सी मिसाइल पर बैठे यमराज से कब साक्षात्कार हो जाए कोई नहीं जानता था। युद्ध की ये आग
दुनिया के दिल कहे जाने वाले मिडिल ईस्ट में लगी है। यूं लगता है मानो दो मुल्क एक दूसरे का नामो निशान मिटाने पर आमादा हुए। ईरान की हिमाकत का इजराइल ने मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी कर ली है। सवाल ये है कि इस जंग का दुनिया पर क्या असर होने वाला है? क्या ये महायुद्ध का बिगुल है? ड्रोन से हमला, मिसाइल से अटैक, आसमान थर्रा उठा, जमीन कांप उठी। ऐसा ही मंजर था जब आधी रात को ईरान की मिसाइलों ने इजराइल को दहलाया था। ईरान ने इजराइल पर 200 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइल अटैक किए थे। एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी थी। हमला कितना जोरदार था, सड़क पर बने कई फीट गहरे गड्ढों से समझा जा सकता है। ईरान की कई मिसाइलें इजराइल के सरहदी इलाकों में गिरी, जिसके बाद से ही इजराइल ईरान पर बदले की आग में सुलग रहा है। सवाल यह है कि क्या ईरान पर इजराइल हमला करने वाला है? युद्ध दुनिया के लिए कितना घातक हो सकता है? ईरान पर अटैक से महायुद्ध के हालात बन सकते हैं। दुनिया की 8 अरब आबादी इन्हीं सवालों के जंजाल से खौफ में सहमी हुई है, क्योंकि ईरान के हमले के बाद से ही नेतन्याहू की त्योरियां चढ़ चुकी हैं। हम अपनी हिफाजत करना जानते हैं। हमें पता है कि कब और कैसे जवाब देना है। हमारा सिंपल सा सिद्धांत है, वो ये कि हम पर हमला करने वाला जान ले कि उसकी भी खैर नहीं है। ईरान पर पलटवार करने के लिए इजरायली फौज तैयार है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू लगातार मीटिंग ले रहे हैं। माना जा रहा है कि ईरान के मिसाइल अटैक का इजराइल उसी अंदाज में जल्द जवाब दे सकता है। लेकिन सवाल यह है कि ईरान ने इजराइल पर हमला किया ही क्यों? असल में 1 अप्रैल को इजराइल ने सीरिया में ईरानी एम्बेसी के पास एयर स्ट्राइक की थी। इसमें ईरान के 2 टॉप आर्मी कमांडर समेत 13 लोग मारे गए थे। इसके बाद ईरान ने बदला लेने के लिए इजराइल पर अटैक करने की धमकी दी थी। 12 दिन बाद ईरान ने 13 अप्रैल की रात को इजराइल पर ड्रोन और मिसाइल से जोरदार हमला किया था। ईरान के हमलों को देखते हुए कई अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस ने इजराइल ईरान के लिए अपनी सर्विस रोक दी है। कई देशों ने अपने एयर स्पेस बंद कर दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 2001 में 9/11 वाले हमले के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब एक के बाद एक इतने सारे एयर स्पेस बंद हुए हैं। सवाल ये है कि क्या ईरान की इजराइल से लड़ने की हैसियत है? जवाब दोनों देशों की सैन्य ताकत से समझा जा सकता है। दुनिया के 145 देशों में ताकतवर मिलिट्री के मामले में ईरान 14वें स्थान पर है, जबकि इजराइल 17वें स्थान पर है। इजराइल के पास 1,73,000 सैनिक हैं, जबकि ईरान के पास 5,75,000 एक्टिव सैनिक हैं। इसके अलावा इजराइल के पास 4,65,000 रिजर्व सैनिक हैं, जबकि ईरान के पास 3,50,000 रिजर्व सैनिक हैं। ईरान की वायुसेना के पास 551 एयरक्राफ्ट रिजर्व में हैं, जबकि 358 एक्टिव हैं। वहीं इजराइल के पास 612 रिजर्व में हैं और 490 एक्टिव एयरक्राफ्ट हैं। ईरान के पास 186 फाइटर जेट्स हैं, जिसमें से 121 हर समय हमले के लिए तैयार रहते हैं, जबकि इजराइल के पास 241 फाइटर जेट्स हैं, जिनमें से 193 हमला करने के लिए तैयार रहते हैं। ईरान के पास कुल मिलाकर 1996 टैंक हैं, जिनमें से 1397 इस समय जंग के लिए तैयार हैं। इजराइल के पास 1370 टैंक हैं, जिनमें से 1096 टैंक हमले के लिए तैयार रहते हैं। साफ है, सैन्य ताकत के मुकाबले में इजराइल के सामने ईरान कहीं नहीं ठहरता है। इसके साथ ही ईरान आर्थिक तौर पर भी इजराइल के सामने बेहद फिसड्डी है। ऐसे में अगर इजराइल हमला करता है तो ईरान की संपूर्ण बर्बादी तय है। बावजूद इसके ईरान इजराइल के साथ युद्ध में कूदने का दावा कर रहा है। इजराइल की हुकूमत ने ईरान की जमीन पर हमला करने की गुस्ताखी की है। ऐसी हुकूमत सजा की हकदार है और सजा देनी ही होगी। ईरान और इजराइल के बिगड़ते हालात पर अमेरिका की भी नजर है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने साफ कर दिया है कि वो हर हाल में इजराइल के साथ है।
जैसा कि मैंने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को बता दिया है कि इजराइल को अमेरिका का पूरा समर्थन मिलता रहेगा। इजराइल की सुरक्षा के लिए हम जो भी कर सकते हैं करेंगे। यूक्रेन और रूस का युद्ध, इजराइल और हमास का युद्ध और अब ईरान और इजराइल का युद्ध। लंबे दौर से दुनिया के कई मुल्क जंगी अदावत की आग में धधक रहे हैं। ईरान और इजराइल मिडिल ईस्ट के उन मुल्कों में से एक हैं जिनके बीच तनाव और टकराव कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार हालात हद से ज्यादा बिगड़ चुके हैं। मिसाइलें रेडी हैं, अटैक की प्लानिंग हो रही है, आसमान धमाकों से गूंज रहा है और धरती का जर्रा जर्रा कांप रहा है। हमारी सरहद से करीब 4000 किलोमीटर के फासले पर दो मुल्क एक दूसरे पर तोप ताने हुए हैं। पूरा मिडिल ईस्ट बारूद के ऐसे ढेर पर बैठा हुआ है जहां जरा सी चिंगारी भयंकर तबाही का सबब बन सकती है। युद्ध हुआ तो ईरान की चौहद्दी से बाहर जाना तय है। ऐसे में सवाल यह है कि इजराइल ईरान की जंग से दुनिया पर क्या खतरा है? मिडिल ईस्ट के देशों में युद्ध से हालात कितने खराब हो सकते हैं? ईरान पर हमले से एशिया और यूरोप के देशों पर क्या असर होगा? इन सवालों का जवाब इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। जब ईरान ने इजराइल पर सीधा हमला करने से एक दिन पहले ओमान की खाड़ी में होर्मुज पास से गुजर रहे एक जहाज पर कब्जा कर लिया था। दुनिया के 20% तेल की सप्लाई होर्मुज पास से ही होती है, जहां ईरान की कई सौ बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें तैनात हैं। जंग के हालात में इजराइल इस इलाके से जहाजों की आवाजाही रोक सकता है। ईरान स्वेज नहर को भी ब्लॉक करने की धमकी दे चुका है। स्वेज नहर भारत समेत एशिया के कई देशों तक सप्लाई का सबसे अहम रूट है। खास तौर से खाड़ी देशों से भारत आने वाले तेल के जहाज इसी रूट से गुजरते हैं। ऐसे में अगर जंग के हालात होते हैं तो तेल के दाम बढ़ने तय हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध होने पर तेल के दाम $120 प्रति बैरल तक जा सकते हैं। तेल के दाम बढ़ने से कई देशों की अर्थव्यवस्था चरमरा सकती है। रूस यूक्रेन की जंग और 6 महीने गाजा में मचे घमासान से पहले ही कई देशों की हालत खराब हो चुकी है। ऐसे में ईरान और इजराइल के युद्ध की आशंका ने ताकतवर देशों के माथे पर भी शिकन ला दी है।